हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एएडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए हम लोग एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो सेट प्रैक्टिस होगा ये बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का एक इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा अपना एक टेस्ट सीरीज निकाला गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला टेस्ट सीरीज उन्होंने निकाला था जो टेस्ट 3.0 था। इसी का आज हम लोग पहला टेस्ट जो 1 फरवरी को टेस्ट हुआ था जनरल स्टडीज़ का, ये आज हम लोग करेंगे। अगर आपको इसका टेस्ट अपने से भी मारना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ मैंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है, तो आप वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बाकी चलिए आज इसका हम लोग गहन विश्लेषण करेंगे, और मैं सिर्फ इसका विश्लेषण नहीं करूँगा, बस कि वो हर क्वेश्चन से 4 से 5 टॉपिक निकाल के मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या हो सकता था, और ये मैं कैसे कर रहा हूँ। ये मैं आपका जेमिनाई की मदद से मैं ये कर रहा हूँ। मैंने सारा क्वेश्चन को लिया और जेमिनाई ए में डाल के उसको डीप चेक करके उससे जो जो क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड निकाल सकता था वो सारा मैंने निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे डैश माध्यम के कण में दोलन करते हैं। आपको बताना है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो किस माध्यम में दोलन करते हैं। तो किस माध्यम में दोलन करते हैं, तो तरंग प्रसार के लंबवत में दोलन करते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो आपका तरंग प्रसार के लंबवत में दोलन करते हैं। आइए इसका व्याख्या देखें। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से कण तरंगों का संचलन की दिशा में लंबवत करते हैं। जल की सतह पर उठने वाली तरंगे प्रकाश तरंग का अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। जल की सतह पर उठने वाली तरंगे प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगों का प्रमुख उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का प्रमुख उदाहरण है। जल की सतह पर उठने वाली तरंगे प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगों का प्रमुख उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम के कण तरंग गति के समानांतर दिशा में दोलन करते हैं। क्या बोलता है? अनुदैर्घ्य तरंगों की माध्यम के कण तरंग गति के समानांतर दोलन करते हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं वो माध्यम के कण तरंग गति के समानांतर दोलन करते हैं, जबकि ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव है वो तरंगदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण है। जो ध्वनि होता है ना वो तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे तरंग कण के गति के समानांतर दिशा में या लंबवत दिशा भी करते हैं, समानांतर दिशा में करते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे एक्सरे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये सब अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। सौर सेल का निर्माण प्रायः किसके उपयोग से किए जाने वाली सामग्री से संबंधित है? सौर सेल का जो निर्माण होता है प्रयोग हम लोग किसकी सामग्री से करते हैं? सौर सेल का निर्माण हम लोग सिलिकॉन के निर्माण से करते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसका व्यापक रूप से सौर सेल के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? तो इससे अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर है, जिसका व्यापक सॉरी 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 सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है जिसका व्यापक रूप से सौर सेल निर्माण में उपयोग किया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन होल युग्म को उत्पन्न करता है, जिससे फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है। सिलिकॉन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिलिकॉन जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और किफ़ायती है और सौर पैनल के लिए अत्यधिक कुशल सामग्री है। फिर आता है तांबा और एल्युमिनियम विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका उपयोग तारों के निर्माण में होता है। शीशा का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइलों के लेड एसिड बैटरी में करते हैं। जो शीशा जो होता है ना लेड, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में जो कार बैटरी से बनता है उसके लेड एसिड स्टोरेज बैटरी के रूप में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एक लिफ्ट में एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति कर, एक लिफ्ट है जो एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है। किसी व्यक्ति का आभासी भार होगा तो व्यक्ति को आभासी भार कैसा लगेगा? व्यक्ति स्थिर होने पे भार कम होगा। व्यक्ति के स्थिर होने पर भार कम हो जाएगा। अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की आ रही है, एक समान त्वरण से आ रही, ठीक है, एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो व्यक्ति के स्थिर होने पे भार कम हो जाएगा। व्यक्ति के स्थिर होने पर भार कम हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति का अभिलंब प्राकृतिक बल
आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। क्या बोलता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करती है तो त्वरण के साथ, यहाँ एक समान नहीं आ रहा, यहाँ त्वरण आ रहा, ठीक है। त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करती है, त्वरण के साथ नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति का अभिलंब प्रतिक्रिया बल आभासी बल वास्तविक भार से कम हो जाता है। ओह, जो व्यक्ति का अभिलंब है, जो प्रतिक्रिया बल है, वो आभासी भार से कम हो जाता है। नीचे आते आते आभासी भार ज्ञात करने का भौतिक सूत्र W = m-g होता है। मुक्त गिरावट E = g की स्थिति में W' 0 होता है। यहाँ भारहीनता की स्थिति को कहते हैं वेटलेसनेस की स्थिति को। लिफ्ट में स्थिर होने पर E = पर व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बिल्कुल समान होता है। क्या बोलता है? लिफ्ट स्थिर होने पर E = 0 होने पर व्यक्ति का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार के बिल्कुल समान होता है। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति करती है तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण गति के साथ ऊपर गति करती है तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। जब ध्वनि तरंग वायु के साथ प्रवाहित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होता है? तो कौन सा गुणधर्म होता है? जब ध्वनि तरंगे वायु के साथ प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? तरंगधार और वेग दोनों होता है। क्या लिखता है? जब ध्वनि जल में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि की आवृत्ति कहीं नहीं बदलेगी। जब ध्वनि जल में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि ध्वनि का मूल स्रोत द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि का जो मूल है, ध्वनि के मूल स्रोतों द्वारा निर्धारित होता है। जल जैसे सघन माध्यम में ध्वनि की गति वायु की तुलना में अधिक होती है, जिसका उसका वेग बढ़ जाता है। सूत्र है तरंगदैर्घ्य बराबर वेग बटा आवृत्ति के अनुसार वेग में बढ़ने से ध्वनि का तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता है। वेग बढ़ने से ध्वनि का तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता है, पर आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे ध्वनि का वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों परिवर्तित होते हैं, जबकि आवृत्ति स्थिर रहती है। निर्वात वैक्यूम में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें यात्रा करने में भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति गैसों में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक, और ठोस में सबसे अधिक, और सबसे अधिक तो स्टील में सबसे अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये 746 के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746। हॉर्स पावर HP शक्ति का एक ऐतिहासिक इकाई है, जिसे भाप इंजनों की तुलना से घोड़ों से करने के लिए परिभाषित किया गया था। मानक भौतिक मानदंड के अनुसार 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति पावर क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति किसे कहते हैं? पावर किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को कहते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के SI का जूल प्रति सेकंड में मापा जाता है। किसे मापते हैं? तो जूल प्रति सेकंड से मापते हैं। जूल प्रति सेकंड से मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर का अर्थ किसी मशीन द्वारा प्रति सेकंड 746 जूल कार्य करने की क्षमता है। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसका नामकरण स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट के सम्मान में किया गया था। इसका नामकरण किसने किया था? स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट के सम्मान में किया गया था। ऊर्जा की बड़ी व्यापारिक इकाई 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी का पलायन वेग वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रणोद या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करने के लिए आवश्यक होती है। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रणोदन के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए आवश्यक होती है। भौतिक विज्ञान में पलायन वेग V = 2gr होता है। 2gm/r के सूत्र में व्युत्पन्न किया जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग लगभग में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड का मान पृथ्वी के निकटतम परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का कक्षीय वेग के बराबर है। 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड का मान पृथ्वी के निकटतम परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वहाँ पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट के सटीक मान है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉर्च में किस प्रकार के कार्य के दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक प्रबल समानांतर किरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जो टॉर्च है उसे टॉर्च के किस प्रकार के कार्य से दर्पण का उपयोग प्रकाश के एक प्रबल समानांतर किरण को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और क्या कहता है? टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और प्रकाश बल्ब में उसके मुख्य फोकस पर रखा जाता है। प्रकाश बल्ब को उसके मुख्य फोकस पर रखा जाता है। फोकस से निकलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है, जिससे एक प्रबल प्रकाश किरण बनती है। कहता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश के किरणों को फैलाती है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रकाश के किरणों को फैलाती है, इसलिए टॉर्च हेडलाइट में प्रयुक्त नहीं होती है। जबकि वाहनों और हेडलाइटों के डेस्टिज में दांतों के डॉक्टर द्वारा प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत क्षेत्र का बल रेखाएं कभी नहीं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कभी नहीं क्या नहीं करते हैं? तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद, जो विद्युत की बल की रेखाएं होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, पर वे धनात्मक आवेश से प्रारंभ जरूर होती है, नकारात्मक आवेश पे समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में निरूपित होती है, पर वे एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो वे एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं में हो जाएगी, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होती है। विद्युत बल्ब की जो रेखा है ना, वो हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होती है। ये बल रेखाएं नकारात्मक नेगेटिव आवेश पर आकर समाप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल में प्रवेश करती है और बंद लूप बनाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम मीटर होता है। क्या बोल रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलॉम N/c या वोल्ट मीटर प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो उसके लंबाई पर, अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल पे, सामग्री की प्रकृति पे करता है। चालक का प्रतिरोध R=ρ/L/A द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्रतिरोधकता L लंबाई को A अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है। चालक का तार का अधिक लंबाई उसके प्रतिरोध बढ़ाती है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ाने पे अनुक्रमानुपाती हो जाती। क्या बोलता है कि प्रतिरोध की चालक के तार का अधिक लंबाई उसके प्रतिरोध बढ़ाती है, अतः प्रतिरोध के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का अधिक क्षेत्रफल मोटाई प्रतिरोध को कम करता है, अर्थात क्षेत्रफल को व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो तार का जो क्षेत्र मोटा होता है ना, वो प्रतिरोध के क्षेत्र का व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता रोह द्वारा निर्धारित होती है, अतः प्रतिरोध इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है। तापमान में वृद्धि होने पर शुद्ध धात्विक चालकों के विद्युत प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि होने पर शुद्ध धात्विक चालकों का विद्युत प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहा। पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन से होता है। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है? एथिलीन लिख दिया, पर इसको लिखना चाहिए था एथिलीन से। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है? एथिलीन से होता है। एथिलीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो है, पॉलीइथिलीन एक बहुलक है जिसका निर्माण एथिलीन C2H2 एकलक से बहुलीकरण क्रिया के द्वारा होता है। क्या बोलता है? जो पॉलीथीन एक बहुलक है जिसका निर्माण एथिलीन C2H2 एकलक के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। बहुलीकरण में एक एथिलीन में उपस्थित द्वारा बंद ट्रैक्टर को कार्बन की लंबाई श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। क्या लिखता है? बहुलीकरण में एथिलीन में उपस्थित दोहरा बंद डबल बॉन्ड टूटकर कार्बन के लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। विनाइल
क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी नामक प्लास्टिक का निर्माण होता है। फिर आता है स्टाइलिन एकलक का प्रयोग। स्टाइलिन एकलक का प्रयोग पॉलीस्टाइलिन के निर्माण में किया जाता है। जो स्टाइलिन नामक एकलक है, इसका प्रयोग हम लोग पॉलीस्टाइलिन के निर्माण में करते हैं। प्रोपेन एक एकलक गैस है। प्रोपेन एक एक्लन गैस है जिसका उपयोग हम लोग बहुकरण के रूप में करते हैं। बहुली क्या करते हैं? प्रोपलेन एक एक्लेन गैस है। प्रोपलेन एक एक्लन गैस है जिसका उपयोग हम लोग बहुलक पॉलीमर के रूप में नहीं किया जा सकता है। नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाने के लिए टेफ्लॉन की परत टेफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। क्या बोलता है? नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाने वाली टेफ्लॉन की परत टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होती है जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होती है जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। क्या कहता है? उदासीनीकरण एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा एक अम्ल और एक क्षार के माध्यम से होती है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में लवण और जल H2O का निर्माण होता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl NaOH या रेनबो NaCl है। यह प्रक्रिया अभिकारकों के अम्लीय और क्षारीय बेसिक दोनों गुणों के पूरी तरह उदासीन कर देता है। यह प्रक्रिया अभिक्रिया के अम्लों और क्षारियों के बेसिक दोनों गुणों को पूरी तरह से उदासीन कर देता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति में होती है जिसे हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है जिसमें हमेशा ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। एक पूर्ण उदासीनीकरण विलयन का pH मान ठीक 7.0 होता है। एक पूर्ण उदासीनीकरण विलयन का pH मान ठीक 7.0 होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण? जो लोहे में जंग लगता है वो किसका उदाहरण है? तो वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? यह ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे में जंग लगना वह वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जंग लगने से लोहे पर हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, कौन सा? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 H2O की भूरी परत का निर्माण होता है। क्या बोलता है? लोहे में जब जंग लगता है ना तो वो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, कौन सा? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 H2O से भरी भूरी परत का निर्माण करता है। किसका करता है? भूरी परत का निर्माण करता है। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे के परमाणुओं का ऑक्सीकरण होकर Fe2 का Fe का पावर 2 Fe का पावर 3 आयरन में बदल जाता है। फिर कहता है चूंकि इस प्रक्रिया में लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ऑक्सीकरण होता है इसलिए जंग लगना एक शुद्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उद्वापातन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेराइट बंधों का निर्माण किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पेटेराइट बंधों का निर्माण किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है? दो अमीनो अम्ल का एक अमीनो समूह में और एक कार्बनिक समूह में निर्माण में दो अमीनो, क्या बोल रहा है? पेटेराइट बंधों का निर्माण किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? कौन सा? पेटेराइट बंधों का निर्माण होता है दो अमीनो अम्ल का एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह के निर्माण से होता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पेटेराइट बंध तब बनते हैं जब एक अमीनो अम्ल अमीनो समूह NH2 द्वारा दूसरे अमीनो समूह के कार्बोनिक समूह COOH से अभिक्रिया करता है। पेटेराइट बंध का निर्माण एक संघनन अभिक्रिया है। पेटेराइट बंध का निर्माण एक संघनन अभिक्रिया है जिसमें सह उत्पाद के रूप में H2O का एक अणु मुक्त होता है। पेटेराइट बंध का निर्माण एक संघनन अभिक्रिया है जिसे सह उत्पाद के रूप में H2O का एक अणु मुक्त होता है। यह सहसंयोजक बंध अमीनो अम्ल में लंबी श्रृंखलाओं को जोड़कर पेटेराइड और अंतः प्रोटीन का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला को जोड़कर पेटेराइड और अंतः प्रोटीन का निर्माण करता है। मानव शरीर में सभी जीवों के प्रोटीन का निर्माण
20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। क्या बोलता है? मानव शरीर में सभी जीवों में प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के विभिन्न प्रकारों के मानकों अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। प्रोटीन की खोज जे विलिंजिलियस ने की थी और इसे शरीर के ऊतकों का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहा था? प्रोटीन की खोज जे ब्रिजिलियस ने की थी। प्रोटीन का खोज किसने किया था? जे ब्रिजिलियस ने की थी। इसे शरीर के ऊतकों का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील होती है? जल में सबसे अधिक घुलनशील कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल में सबसे अधिक कौन घुलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक घुल जाती है। कौन घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल से तुरंत घुलनशील हो जाएगी क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल, कौन सा? कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 गैसों में जल के अणुओं के साथ कमजोर और अंतःक्रिया करके घुलनशीलता बहुत कम होती है। हाइड्रोजन गैस जल में न्यूनतम अल्प घुलनशील होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो जल में न्यूनतम अल्प घुलनशील होता है। CO2 में इसे अत्यधिक घुलनशीलता के कारण उपयोग सोडा वाटर और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। फिर कहता है अमोनिया NH3 जैसे गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं जो जल में घुलकर क्षारीय अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो जल में रेत समांगी कौन होता है? जल में नमक मिल जाएगा, जल में चीनी मिल जाएगा, जल में शराब भी मिल जाएगा, पर जल में रेत नहीं मिलेगा। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक असमान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से अलग किया जाता है। जल में रेत डालने पर एक अस्थायी निलंबन बनता है जिन्हें रेत के कण अलग दिखाई देते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। नमक, चीनी, अल्कोहल, शराब जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो इसके बाद जल में नमक, चीनी और शराब को घुलने का एक समान संरचना वाले समरूप के मिश्रण को या विलयन का निर्माण होता है। रक्त, दूध और कोहरा विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है। रक्त, दूध और कोहरा विषमांगी मिश्रण के क्लोराइड के अन्य प्रमुख उदाहरण है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 16, दर्द में राहत पाने के लिए किस वर्ग की दवाओं का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग। हमें अगर दर्द से राहत पाना है तो किस वर्ग की दवाओं का उपयोग करेंगे? तो एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करेंगे। कैसा करेंगे? एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग करेंगे। एनाल्जेसिक वे विशेष दवाएं हैं जो रोगी को बेहोशी पैदा किए बिना दर्द में राहत देती है, उन्हें काफ़ी हद तक आराम देती है। एस्पिरिन, आइबोफ्यूरिन, देखो क्या बोल रहा है, फिर से एक बार, एनाल्जेसिक विशेष दवाएं हैं जो रोगी को बेहोशी पैदा किए बिना दर्द से राहत देती है और काफ़ी हद तक कम करती है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल एसिजेरिक वर्ग के दवाओं में सबसे समान उदाहरण है। कौन कौन? एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल एस्कार्बिक वर्ग की दवाओं का सबसे सामान्य उदाहरण है। एरोजोइक दवाएं तंत्रिका तंत्र में दर्द के संकेतों को अवरुद्ध करके शरीर में सूजन को कम करने का काम करते हैं। फिर आता है एंटीपैरासिटिक दवाओं का उपयोग शरीर का उच्च तापमान बुखार कम करने के लिए किया जाता है। एंटीपायरेटिक वर्गों के दवाओं का उपयोग शरीर का उच्च तापमान बुखार को कम करने के लिए करते हैं। किसे करते हैं? एंटीपायरेटिक का। फिर आता है एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग बैक्टीरिया जीवाणु जनित संक्रमण को नष्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का। फिर आता है ट्रैंक्विलाइजर। कौन सा? ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद के उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, साबुन वसा अम्लों को की डैश के साथ अभिक्रिया करके निर्मित करते हैं। तो किसके साथ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन वसा अम्लों का डैश के साथ अभिक्रिया करके निर्मित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निर्मित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन वसा अम्लों का कैसे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। साबुन का व्यावसायिक उत्पादन सैपोनिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में उच्च वसई अम्ल ट्राइग्लिसराइड के क्षार का मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वसा अम्लों को सोडियम लवण, जैसे साबुन कहते हैं, कि सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल निर्मित होता है। कैसा निर्मित होता है? ग्लिसरॉल निर्मित होता है। साबुन जल में ग्रीस और तेल का
पयासीकरण करके एक बेहतर सफाई एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। त्वचा में कोमल रखने के लिए और नहाने के साबुन के रूप के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नहाने के लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि कपड़ा वपड़ा धोना होता है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्यतः शामिल होते हैं। एलपीजी में कौन शामिल होता है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन, C4H10 और प्रोपेन C3H8 को हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों में उच्च तनाव जल तरल के रूप में सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एलपीजी एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन है जो जलते समय कम धुएं के साथ उच्च तापमान में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। एलपीजी एक बहुत स्वच्छ ईंधन है जो जलते समय कम धुएं के साथ उचित मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक गैस सीएनजी को बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 होता है जो दलदली भूमि में उत्सर्जित होता है। एलपीजी गैस गंधहीन होती है, इसलिए गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसे तीक्ष्ण गंध का रसायन एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी कैसे होती है? तो ये गंधहीन होती है, इसीलिए गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीक्ष्ण गंध वाला रसायन एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। हीमोफोबिया एक प्रकार का भय एक प्रकार का भय है जो रक्त से होता है। इसका कहता है मनोवैज्ञानिक शब्दावली में हीमोफोबिया रक्त ब्लड में देखकर होने वाला तीव्र, तर्कहीन और गंभीर भय है। यह शब्द ग्रीक भाषा के हेम रक्त और फेबोस भय से मिलकर बना है। हेम रक्त और फेबोस भय से मिलकर बना है। इस फोबिया को रक्त देखने वाला वासोवागल प्रतिक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति का रक्तचाप, हृदय गति तेजी से गिर जाता है और उसमें बेहोशी आ जाती है। ऊंचाई से लगने वाला अत्यधिक डर को मनोवैज्ञानिक में एक्रोफोबिया कहा जाता है। ऊंचाई से लगने वाले अत्यधिक डर को मनोवैज्ञानिक में एक्रोफोबिया कहा जाता है। जल से लगने वाला डर को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और जल से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाला रोग को एक प्रमुख लक्षण है। अंधेरे से लगने वाला असामान्य डर को नेक्टोफोबिया कहा जाता है। और अंधेरे में जो लगने वाला सामान्य डर है ना, उसे नेक्टोफोबिया कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह सदस्यों का प्रायः लाल शैवाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को प्रायः हम लोग लाल शैवाल कहते हैं? तो रेडोफाइसी को। लाल शैवाल किसे कहते हैं? तो रेडोफाइसी को हम लोग लाल शैवाल कहते हैं। किसे कहते हैं? रेडोफाइसी को। वनस्पति विज्ञान में रेडोफाइसी शैवाल का वह वर्ग है जिसमें सदस्यों को लाल शैवालों के नाम से जाना जाता है। इस शैवाल का विशिष्ट रंग लाल रंग की उपस्थिति के रूप में फाइक्रोएथिलीन नामक वर्णक से मिला है। किसे मिला है इस शैवालों का विशिष्ट लाल रंग? मुख्य रूप से फाइकोएथिलीन नामक वर्णक के कारण हुआ है। यह लाल वर्णक इतना गंभीर होता है कि यह शैवालों में मौजूद क्लोरोफिल के हरे वर्णक को भी ढक लेता है। लाल शैवाल रेडोफाइली के अधिकांश सदस्य मीठे जल की बजाय खारे समुद्र में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों की उनकी हरियाली के कारण हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी के वर्गों के सदस्यों को उनकी हरियाली के कारण हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों को उनकी हरियाली के कारण क्या कहते हैं? हरा शैवाल कहा जाता है। फुओफाइसी वर्गों के शैवालों को एक्योफिलिकी वर्णक या अनुपस्थिति के कारण भूरा शैवाल कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? शैवाल स्फुटन से शैवाल के स्फुटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब शैवाल का स्फुटन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सुपोषण होता है। शैवालों के स्फुटन से किसका परिणाम स्वरूप होता है? तो सुपोषण होता है। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकायों के पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के अत्यधिक समृद्धि से होता है। कृषि का अपरवाह उर्वरक, सीवेज निर्वाह और औद्योगिक अपशिष्टों के सुपोषण का एक प्रमुख मानव जनित कारण है। फिर कहता जल के अतिरिक्त पोषक तत्वों की उपस्थिति से साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल का तीव्र वृद्धि होता है जिसे शैव स्फुटन एग्रोबॉम कहते हैं। शैव स्फुटन के कारण जल में घुलनशील ऑक्सीजन BOD की मात्रा घट जाती है जिससे जल जीवों की मृत्यु होने लगती है। जैव आवर्धन में खाद्य श्रृंखला में क्रमिक
पोषक स्तरों में विषैले पदार्थ जैसे डीडीटी का सांद्रण वृद्धि की प्रक्रिया है। लवणीकरण मृदा और जल में घुलनशील लवणों को संचरण प्रक्रिया है, जिससे कृषि की उत्पादकता नष्ट हो जाती है। शैवाल स्फुटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सुपोषण होता है। शैवाल स्फुटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सुपोषण होता है। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय, क्या बोले? सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि मानव गर्दन के सिर को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो पिवट संधि जोड़ता है। मानव और गर्दन को कौन जोड़ता है? मानव के सिर और गर्दन को तो पिवट संधि जोड़ता है। कौन? पिवट संधि जोड़ता है। मानव गर्दन के सिर को जोड़ने वाली संधि एक धुरी संधि या पिवट संधि पिवट ज्वाइंट होती है, या श्लेष संधि सॉल्वेंट ज्वाइंट वाले पहले कोशिका सीवन या एटिलस के खोपड़ी के पश्चपाल अस्थि को जोड़ती है और एक ही अक्ष में घूमने की अनुमति देती है। बॉल या सॉकेट संधि बॉल या सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कोल्हे में पाई जाती है, जो सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है। जो हिंज संधि है वो कोहने और घुटने में पाई जाती है, जो एक ही तल पर आगे पीछे गति को अनुमति देती है। अचल संधि खोपड़ी के हड्डियों के बीच पाई जाती है, जहाँ कोई गति संभव नहीं है। मानव शरीर की कुल 206 हड्डियाँ होती है, जिसमें से अक्षीय कंकाल 80 हड्डियाँ होती है। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन, आंतों के जीवाणु मनुष्य शरीर में निम्नलिखित में किसका संश्लेषण करते हैं? आंतों के जीवाणु मानव शरीर में किसका संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन के का करते हैं। आंतों के जीवाणु मानव शरीर में किसका संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन के का करते हैं। बड़ी आंतों में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु मानव शरीर में विटामिन के विशेष रूप से K2 का संश्लेषण करते हैं। आंतों में किसका करते हैं? विटामिन के का। यह उत्पादित विटामिन के शरीर में द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त के थक्के ब्लड कोटिंग जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन के घुलनशील नामक फिनोक्लोरीन है। विटामिन के से रासायनिक नाम क्या है? उसे हम लोग फिनोक्लोरॉन कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्लोरॉन है। विटामिन डी का संश्लेषण मानव त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश पराबैंगनी किरणों को उपस्थिति में होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का बनाने में अधिक समय लगता है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा रहता है। मानव रक्त में पाया जाने वाला सबसे सामान्य सहजीवी जीवाणु एशेरिया कोलाई है। ई कॉइल जिसे कहते हैं, एशेरिया कोलाई है। मानव आंतों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य सहजीवी जीवाणु कौन है? तो ई कॉली है। निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील विटामिन है? तो जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी को या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जल में घुलनशील श्रेणी में आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते हैं, अतः आहार जल के द्वारा इसका नियमित सेवन आवश्यक होता है। शरीर की अतिरिक्त मात्रा में मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो ऊतकों की मरम्मत और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन AEDA जिसे हम लोग प्यार से कीड़ा कहते हैं, KEDA वसा में घुलनशील है, जो विटामिन है जो यकृत और वसा ऊतकों को संचित करता है। कीड़ा क्या करता है? तो ये यकृत और वसा संचित, कीड़ा मैंने शॉर्टकट है इसका बोलने का, यकृत और वसा ऊतकों को संचित करते होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े में खून आता है। क्या होता है? मसूड़े में खून आता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने में सहायक होता है? वो होता है मेलाटोनिन। कौन नींद चक्र को जगाने का नियंत्रित कौन करता है? तो मेलाटोनिन करता है। कौन करता है? मेलाटोनिन करता है। मेलाटोनिन हार्मोन मुख्य रूप से मस्तिष्क में स्थित पेनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन का स्राव प्रकाश से बाधित होता है तथा अंधेरे में उत्पन्न होता है। मेलाटोनिन सर्केडियन लय शरीर के 24 घंटे की नींद में जगाने के चक्र को नियमित करता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो लव हार्मोन भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और प्रसव और दूध के स्राव में सहायक है। एस्ट्रोडोस्टिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। क्या लिखा है? एडोस्टोलिन हार्मोन जो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और शरीर में सोडियम और जल को संतुलन बनाए रखता है। एड्रोस्टोलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जो शरीर में सोडियम और जल को संतुलन बनाए रखता है।
उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के काज को नियंत्रित करता है। तो वो कौन है? तो वो पिट्यूरी ग्रंथि है। कौन है? तो पिट्यूरी ग्रंथि है। मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करता है जो थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय की गतिविधियों को सीधे नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव भी पिट्यूरी ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव भी पिट्यूरी ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि जो है चलो ठीक है, पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। जो पीयूष ग्रंथि जो हम लोग कर रहे हैं ना, वह स्वयं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रैंड कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि वीर्य के ऊपर स्थित होता है और आपातकालीन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को एडेनिन स्रावित करती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? तो एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, जो इंसुलिन के ग्लूकागॉन को स्रावित करता है। फिर आपका आता है ग्लूसेमेरुल और बोमान कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का भाग है? ग्लूसेमेरुल और बोमिन कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग है? तो वृक्क का भाग है, किडनी का भाग है ये। ग्लूसेमेरुल कोशिका का गुच्छा है जो घिरने वाले प्याले जैसी थैली बोमेन कैप्सूल मिलकर वृक्क वर्णिका का निर्माण करते हैं। यह संरचना नेफ्रॉन के आरंभिक भाग जो वृक्क किडनी के मूल कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसका प्राथमिक कार्य रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निष्पादन करके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना है। मानव शरीर में एक जोड़े वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख अंग है। हृदय के कार्यात्मक इकाई को कार्डियक मांसपेशी कोशिका और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। फिर आता है गैसों के फेफड़ों में गैसीय विनिमय का कार्य एवियोली नामक वायुकोश द्वारा संपन्न होता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को किस पदनाम में प्रतिस्थापित करते हैं? तो वायसराय से करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को किस पदनाम से प्रतिस्थापित करते हैं? तो वायसराय से कर दिए थे। कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन की शक्ति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। वायसराय में सीधे ब्रिटिश सम्राट क्राउन को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता था। फिर आता है लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और 1858 अधिनियम के तहत प्रथम वायसराय बना। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत में राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नया पद सृजित किया गया। इस अधिनियम ने 1857 के महान क्रांति सिपाही विद्रोह के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, वुड का 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? जो वुड डिस्पैच आया था वो किससे संबंधित था? तो वो शैक्षणिक विस्तार से था, माने वो शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया वुड डिस्पैच भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक व्यापक योजना थी। इसे डिस्पैच में भारतीय इतिहास का भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। इसका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और उच्च भाषा विश्वविद्यालय स्तर पे अंग्रेजी माध्यम में प्रोत्साहित करने की सिफारिश क्या? माने कि प्राथमिक भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा लीजिए, पर जो उच्च शिक्षा होगा वो आपको अंग्रेजी माध्यम में लेना होगा। वुड डिस्पैच के सिफारिश की 1857 के कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। क्या बोल रहा है? 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में था। इसी डिस्पैच ने भारत में महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी पहली बार आधिकारिक जोर दिया था। फिर आता 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की कौन सी प्रशासनिक विशेषता लागू किया गया था? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की कौन सी प्रशासनिक विशेषता इन्हें लागू किया था? कौन सी प्रशासनिक विशेषता को लागू किया था? वो था आपका भारतीय सदस्यों के विधान परिषद है। भारतीय सदस्यों की विधान परिषद है। 1861 में भारतीय परिषद विधान
क्या लिखा? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में शाही विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देकर भारतीय प्रतिनिधियों का सिद्धांत की शुरुआत किया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में इसी अधिनियम के तहत 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव के विधान परिषद में मनोनीत किया था। क्या लिखता है? लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में इसी अधिनियम के तहत 1861 का भारत परिषद अधिनियम ने शाही विधान परिषद के कुछ गैर सरकारी को भारतीय परिषदों को शामिल करने की अनुमति देकर भारतीय प्रतिनिधि सिद्धांत की शुरुआत किया था 1861 में। ठीक है, कैसे किया था? 1861 में। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में इसी अधिनियम के तहत 3 भारतीयों को, कौन कौन थे वे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई और 1859 में कैनिंग ने शुरू किया था। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश ऑर्डिनरी जारी करने की शक्ति दी। हम लोग जो आज ऑर्डिनरी जारी करते हैं, ये शुरुआत हुआ था 1861 के अधिनियम के द्वारा ही। फिर आता है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। इसी अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियों वापस देकर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किन शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1861 में किया गया था। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन के 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना को अधिकार दिया। इसी नवनिर्मित उच्च न्यायालय को पुरानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का स्थान लिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1862 को हुआ था। बॉम्बे मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के तहत अगस्त 1862 में हुआ। कब हुआ? अगस्त 1862 में हुआ। भारत में चौथा उच्च न्यायालय 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से आगरा में स्थापित किया गया था। जो भारत में चौथा उच्च न्यायालय बना ना, वो 1866 में बना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो पहले मूल रूप से आगरा में था। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों को उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसी में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? 25 गो उच्च न्यायालय है। 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किस संस्था ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो किसने दिया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज ने दिया। किसने दिया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज ने बढ़ावा दिया। कहता है प्रख्यात थियोसॉफिकल एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इसी कॉलेज ने मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ व्यापारिक हिंदू मूल्यों और संस्कृति को भी बढ़ावा देना था। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज के भारत में मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का आधार बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रथम भारतीय महिला थी। फिर आता है उन्होंने भारत में 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। सिख धर्म को शुद्ध करने का उद्देश्य से 1873 में सिख सुधार आंदोलन की स्थापना की गई थी। कौन थे वे? वे थे सिख सभा आंदोलन के। कौन थे? सिख सभा आंदोलन के। सिख सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म के मूल शिक्षाओं को पुनः स्थापित करना और उन्हें शुद्ध करना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पंजाब में ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव को प्रतिकारित करने के लिए करना। सिंध सभा आंदोलन का सिखों के बीच शिक्षा, साहित्य और पंजाबी गुरुमुखी लिपि का अत्यधिक बढ़ावा मिला। निराकारी आंदोलन की स्थापना 1840 के दशक में बाबा दयाल दास ने की थी, जो एक निराकारी पूजा ईश्वर की ओर जोर देते थे। नौकाधारी आंदोलन क्या है? नामधारी जिसे कूका आंदोलन की शुरुआत 1857 में बाबा राम सिंह द्वारा, जिसे गौहत्या का कड़ा विरोध किया था। अकाली आंदोलन 1920 में दशक में भ्रष्ट महंतों के चुंगल में सिख
गुरुद्वारों को मुक्त कराना था। अकाली आंदोलन क्या था? तो भ्रष्ट व्रतों से चुंगल से छुड़ाना था। नामधारी आंदोलन 1857 में गौ हत्या के विरुद्ध चलाया गया था नामधारी आंदोलन। और ये क्वेश्चन क्या था? सिख धर्म के शुद्ध करने के लिए 1873 में किस सिख आंदोलन को शुरू किया गया था? तो वो था सिंह सभा आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1868 में स्थापित कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख आवाज बना था? वो था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा बंगाल में की गई थी। यह एक प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र अपने मजबूत ब्रिटिश विरोधी रुख और औपनिवेशिक कुशासन को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध थे। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया वेनिकुलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में समाचार बदल गई। कब? 1878 में वेनिकुलस एक्ट के तहत। हिंदू समाचार पत्र की स्थापना 1878 में, हिंदू समाचार पत्र की स्थापना 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। जो आज हम लोग द हिंदू पढ़ते हैं ना, ये 1878 में बना था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी अंग्रेजी दैनिक है जिसकी शुरुआत 1838 में द बॉम्बे टाइम्स ने हुई थी। द स्टेटमेंट का प्रमुख अंग्रेजी दैनिक है जिसकी स्थापना 1875 में कलकत्ता में रॉबर्ट नाइटर द्वारा की गई थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम सुधार आंदोलन का उद्देश्य पाश्चात्य प्रभावों को अस्वीकार करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करना था? आपको बताना ऐसा कौन सा मुस्लिम सुधार था, आंदोलन था जिसने पाश्चात्य प्रभावों को अस्वीकार कर दिया और इस्लाम धर्म को शुद्ध करना चाहा? तो वो था आपका देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के द्वारा शुरू किया गया एक रूढ़िवादी सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नैतनी और रशीद अहमद गौहरी थे। इसके संस्थापक कौन कौन थे? मोहम्मद कासिम नौरतवी और रशीद अहमद गोराही थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी या पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतः अस्वीकार करना और कुरान और हदीस के शुद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देना। अलीगढ़ आंदोलन में इसके ठीक विपरीत था। इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1879 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी जो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। देवबंद आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन और समर्थन किया और सर सैयद अहमद खान के संगठन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय विधान परिषद 1909 में निम्नलिखित में किसके नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से जानते हैं हम लोग 1909 का। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ऐतिहासिक रूप से मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण भारत के तत्कालिक राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने सबसे विवादास्पद विशेषता मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था था। जिसका प्रारंभ था। इसी के कारण मेडगू चॉसफोर्ड सुधार, एक सेकंड थोड़ा सा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम ने ऐतिहासिक रूप से मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण भारत के तत्कालिक राज्य सचिव जॉन मिर्ले तथा भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर किया गया था। इस अधिनियम की सबसे विवादास्पद विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को प्रारंभ करना था। इसी कारण वायसराय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। मेडगू चेसफोर्ड सुधार 1919 में भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है और इसे प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया। पिट्स इंडिया अधिनियम कौन सा? पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित किया गया जिसे कंपनी ने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिटिश औद्योगिक विरोधी नीति का मुख्य रूप से किस भारतीय उद्योग को प्रभावित किया था? तो किस उद्योग को प्रभावित किया? तो वस्त्र उद्योगों को प्रभावित किया था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक विरोधी नीति ने भारत में पारंपरिक वस्त्र उद्योगों को बुरी तरह नष्ट किया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के रास्ते सस्ते ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़े भारतीय बाजार में भर गए और उन्हें स्थानीय बुनकरों का पतन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के लिए इंग्लैंड में निर्यात पर भारी आयात शुल्क टैरिफ लगा दी, जिससे भारतीय निर्यात बर्बाद हो गए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के से ब्रिटिश की ओर धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया। भारत में सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1854 में कार्सिजी डावर द्वारा बॉम्बे में स्थापित किया गया था। भारत की पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास सियरा में स्थापित की गई। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किस संस्था ने समग्र शिक्षा पे जोर दिया? तो किसने समग्र शिक्षा पे जोर दिया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। किसने दिया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय ने दिया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल में से शांति निकेतन में विश्व भारती परिषद की स्थापना की थी। कब किया था? 1921 में किया था। यह संस्थान प्राकृतिक संगीत और कला के आध्यात्मिक और औपचारिक अकादमिक अध्ययन के एकीकरण और समग्र शिक्षा के हॉस्टिलिटिक एजुकेशन की विचारधारा पर आधारित थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत का एकमात्र ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय था जिसके कुलाधिपति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आता है वर्ष 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 2023 में। फर्ग्यूस कॉलेज की स्थापना 1885 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अंगेकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में उन्होंने अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 39 नंबर क्वेश्चन, पंडित रमाबाई के नेतृत्व में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से सुधार चलाए गए थे? शारदा सदन चलाया गया था। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के नेतृत्व में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शारदा सदन चला। प्रख्यात समाज सुधारक पंडित रमाबाई ने 1879 में बॉम्बे मुंबई में शारदा सदन ज्ञान का घर के नामक संस्था की स्थापना की थी। यह संस्था मुख्य रूप से बाल विधवाओं, निसहार और गरीब महिलाओं के लिए एकल स्कूल और आश्रय स्थल है जहां उन्हें व्यावसायिक परिचय दिया जाता था। पंडित रमाबाई ने पुणे में महिलाओं के लिए आर्य महिला समाज 1882 की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई ने पुणे में महिलाओं के लिए आर्य महिला समाज 1882 की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र के निचली जातियों के उत्थान के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में हिंदू धर्म के सुधारने के लिए की गई थी। फिर आता 40 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी बढ़ाई गई है? कितनी बढ़ाई गई है? तो 30 मिलियन बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? 30 मिलियन बढ़ाई गई है। 30 मिलियन हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सीमित मताधिकार का विस्तार करते हुए वोट देने का अधिकार आबादी के 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया और 10% का विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत के कुल मतदाताओं की संख्या 30 मिलियन 3 करोड़ हो गई। यह मताधिकार के रूप में संपत्ति कर के भुगतान और शिक्षा के सख्त मानदंडों पर आधारित था, अतः सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया। इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई थी। फिर आता है इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघ न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में ब्रिटिश रेलवे के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत में जो ब्रिटिश रेलवे आया इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण। आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण था। ब्रिटिश शासन के तहत रेलवे के विकास का प्राथमिक उद्देश्य जन कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक शोषण तथा सैन्य नियंत्रण था। रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से आंतरिक क्षेत्रों में बंदरगाहों तक कच्चे माल को सुगम आवाजाही के लिए ले गया था। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ब्रिटिश सैनिकों को शीघ्रता से तैनात कर किसी भी भारतीय को विद्रोह को दबाना था। भारत का पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में
मुंबई से बारदोली ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। 1924 में एकार्थ समिति, कौन सा, एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। कब? 1924 में एकवर्त कमेटी के कहने पर। और 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे को वापस आम बजट में मिला लिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में जो गठित हुआ ना अखिल भारतीय किसान सभा, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुई थी। इस सभा का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किसानों के एकाधिकार को संगठित और लामबंद करना था। एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। 1928 में गुजरात में हुए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। और क्वेश्चन 43 नंबर, 1890 में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में भारतीय सिविल सेवा के लिए मुख्य सुधार की मांग की गई थी। कौन सा सुधार की मांग की गई थी? भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित आईसीएस परीक्षाएं, जो 1890 में हम लोग जिस सुधार का मांग किए थे ना, वो कौन सा था? तो वो था भारत और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस की परीक्षा हो। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक वर्षों में प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया था। कौन सा सुधार? प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया था। 1890 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाए। एक मांग का मुख्य उद्देश्य भारतीय उम्मीदवारों को सिविल सेवा में समान अवसर प्रदान करने का था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के ऑल इंडिया सर्विस के सृजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कौन सा? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति और गदमक संधि का संबंध किससे है? तो यह आंग्ला अफगान से है। कौन सा बोल रहे हैं हम? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति और गदमक संधि का संबंध किससे है? तो आंग्ला अफगान से है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरी इन्वेलेटर, भारत में वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस का 1864 से 79 द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह नीति ब्रिटिश भारत और मध्य एशिया के जारशाही रूस के बीच ग्रेट गेम प्रतिबद्धता के दौरान अफगानिस्तान की सीमा के संदर्भ में थी। 1869-79 में गदमक की संधि, ट्रीटी ऑफ गदमक, द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश और अफगान शासकों के महत्वपूर्ण अपनाई गई थी। चतुराई पुरुष की नीति भारत के लॉर्ड वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस का था। किसका था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस का था। गदमक की संधि लॉर्ड लिटन के वायसराय के काल के दौरान अपनाई गई अपनी थी। कौन सा गदमक की नीति परिणाम था? डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत और आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लेसडाउन के द्वारा समय हुई थी। डूरंड लाइन कब बना था? तो लेसडाउन के समय प्राप्त हुआ था। प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध 1839-42 में लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्यों के कालक्रमानुसार सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो वो दर्शाता है सतारा, फिर जैतपुर, झांसी, फिर नागपुर को दर्शाता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के 1848 से 56 के द्वारा की गई एक समाजवादी नीति थी। इस नीति के तहत किसी भी आश्रित राज्य के शासक बिना प्राकृतिक पुरुष या उत्तराधिकारी के मर जाता तो उसका राज्य अंग्रेजों के द्वारा मिला लिया जाता। एक दत्तक पुत्र कारकों को अमान्य कर दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रांतों का सही क्रम था तो सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में हुआ था। व्यक्तिगत का सिद्धांत 1857 में सिपाही विद्रोह को भड़काने का एक प्रमुख राजनीतिक कारण था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी को भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक डाक प्रणाली का पोस्टल सिस्टम की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका? मूल दस्तावेज में प्रश्न अनुप्रसिद्ध स्कंदगुप्त के बाद
स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त शासक 1845 ईस्वी हुनों के बर्बर आक्रमण के विरुद्ध गुप्त साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। स्कंदगुप्त के बाद पुरुषोत्तम दास और नरसिंह गुप्तम जैसे गुप्त शासकों ने अत्यधिक कमजोर सिद्ध हुए। फिर आता हुनों का निरंतर और विनाशकारी आक्रमणों के अत्यंत गुप्त साम्राज्य की सैन्य और राजनीतिक शक्ति का छीन कर दिया। सामंती अधिपत्यों को अत्यधिक भूमि अनुदान देने की प्रथा से केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, जिससे समाज में विखंडन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय स्तर पर मैत्रक, वल्लभी और पुष्पभूति थानेश्वर के नए राज्यों का उदय हुआ। गुप्त काल में प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता, जिसके संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश उभरा था? तो वो उभरा था आपका पुष्पभूति वंश उभरा था। पुष्प हुनों के आक्रमण के अंतिम विखंडन के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्पभूति वंश थानेश्वर की सत्ता आई, जिसमें सबसे बड़े प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे, जो 1606 से 1647 ईस्वी तक सत्ता में रहे। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अत्यधिक भागों पर एकजुट किया और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया। दक्कन क्षेत्र में चालुक्य बादामी, कौन सा? चालुक्य बादामी और बाद में राष्ट्रकूटों को अपनी सत्ता स्थापित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बौद्ध प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसनांग ने भारत यात्रा की थी। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। आता है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? जो विक्रम संवत था वो कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व 57 BC में हुई थी। यह एक पारंपरिक हिंदू पंचांग प्रणाली थी, जिसमें भारत और नेपाल के व्यापार और उसके रूप में उपयोग किया जाता था। माना जाता है कि इसकी स्थापना उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के संघ आक्रमणकारियों और उनके ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। इसके ऐतिहासिक उपलक्ष्य में की गई थी। संघ संवत की शुरुआत 78 CE के कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को संघ संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 1919 से 1920 की ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय की थी। अब आता 49 नंबर क्वेश्चन। रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? जो रविकृति थे वो किस चालुक्य कवि शासक के दरबारी कवि थे? वो पुलकेशन द्वितीय के कवि थे। किसके थे? तो पुलकेशन द्वितीय के कवि थे। रविकृति बादामी के प्रतापी चालक पुलकेशन द्वितीय के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। रविकृति किसके थे? तो ये पुलकेशन द्वितीय के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे रविकृति ने कर्नाटक के ऐहोल में स्थित मुतेंगु जैन मंदिर का, कौन सा? मुतेंगु जैन मंदिर में प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। रविकृति ने क्या लिखा था? तो ऐहोल शिलालेख लिखा था, जो कर्नाटक के ऐहोल में स्थित मुतेंगु जैन मंदिर में है। ऐहोल शिलालेख 634 से लेकर 635 ईस्वी का है, जो शास्त्रीय संस्कृत छंदों और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो एक प्रसिद्धि पत्र है। इस शिलालेख में पुलकेशन द्वितीय के सैन्य अभियानों और नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की मौत का वर्णन है। हर्षवर्धन पर मौत नहीं, जीत का वर्णन है। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लवों के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम से युद्ध में पराजित कर मार डाला और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने युद्ध में पराजित कर डाला और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना द कार्डल ऑफ द इंडियन टेम्पर आर्टिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। नायक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? नायक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? जो नायक प्रणाली होता है उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है विद्रोह रोकने के लिए नायकों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता है। नायक प्रणाली मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की एक शासकों द्वारा अपनाई गई एक प्रांतीय सैन्य प्रशासन व्यवस्था थी। अमर नायक सैन्य प्रमुख होते थे, जिन्हें राजा द्वारा शासन और राजस्व के विशेष क्षेत्र में आवंटित किए जाते थे। नायकों का मुख्य कर्तव्य राजस्व को एकत्रित करना और राज्य के लिए सैन्य दल बनाए रखना और मंदिरों की रक्षा करना शामिल था। स्थानीय विद्रोह को रोकने और राजाओं के प्रति वफादारी बनाए रखने के लिए नायकों को समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 51।
चोल वंश के वेगी और चोल वंश के वेगी और तुंगभद्रा दोआब जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए किस वंश ने उसके उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है जो साथ ही युद्ध किया था? वे थे आपका कल्याणी के चालुक्य। क्या बोल रहा है? चोल वंश के वेगी और तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए किस वंश के क्षेत्रों में उत्तरवर्ती चालुक्य वंशों के साथ लगातार युद्ध किया? तो वो क्या था? कल्याणी के चालुक्य ने किया था। कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं, 10 से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्कन के क्षेत्र में शासन किया और जिनकी राजधानी बस कल्याणम कर्नाटक थी। चोल और कल्याणियों के चालुक्यों के बीच रायलसीमा, वेगी और तुंगभद्रा दोआब पे उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ था। इसी नियंत्रण और भीषण युद्ध के कारण अंततः दोनों महान साम्राज्य आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर होकर पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जिन्होंने इनकी राजधानी तंजावुर थी। चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजावुर में प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कल्याणी के चालुक्य के वंश के संस्थापक दीपक द्वितीय थे। कल्याणी चालुक्य के संस्थापक दीपक तेलप द्वितीय थे। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? किसको दिया था? औरंगजेब ने किसे दिया था? तो तेज बहादुर को दिया था। गुरु तेज बहादुर को दिया था। गुरु तेज बहादुर को 1621 से 1665 में सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कश्मीर पंडित के जबरन धर्मांतरण और धार्मिक प्रताड़ना के विरोध करने के कारण मुगल सम्राट ने औरंगजेब ने 1665 में 1665 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। इसी की महान शहादत के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक हिंद की चादर, हिंदू आस्था का रक्षक कहा जाता है। किन्हें हिंदू आस्था का रक्षक कहते हैं? तो गुरु तेज बहादुर को कहते हैं। गुरु तेज बहादुर के पुत्र और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद में 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुआ था? आनंदपुर साहिब में हुआ था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर ने उनके बागी पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। सिख धर्म के संस्थापना और प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखें। कहता है, दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्य रूप से सल्तनत के अधिकारी का अभिलेखों और पत्राचारों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो आपका है, मैंने जो मुख्य रूप से जो पत्राचार और अभिलेखों का रखरखाव कौन करता था दिल्ली दरबार में? ये करता था आपका दीवाने आज तो आपका सैन्य विभाग है ना। दीवाने ईसा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दीवाने ईसा शाही पत्राचार, रॉयल कॉम्प्रेंस और अधिकारी का अभिलेखों के रखरखाव का वाला विभाग था। यह विभाग सभी फरमानों, शाही आदेश, संध्या और कूटनीति पत्रों को मसौदा तैयार करने का कार्य करता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर खास और इस दरबार दबीर ए मलिक कहा जाता था, जो फारसी भाषा का प्रखंड विद्वान होता था। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना जियासुद्दीन बरबल ने की थी। दीवाने रियासत और सहने मंडी बाजार नियंत्रण और आर्थिक विनिमय वियोग के अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। फिर आता दिवाले वजारा क्या होता था? दीवाने वजारा क्या है? तो यह वित्त विभाग था, जिसका प्रमुख वजीर प्रधानमंत्री होता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल के किस परत को ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है? तो वह है समताप मंडल में। किस ओजोन परत में पराबैंगनी के विकिरणों के अवशोषण के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कहाँ बढ़ता है? तो समताप मंडल में बढ़ता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान व्यतिक्रम, क्योंकि ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है। फिर आता तापमान की वृद्धि के कारण यह परत अत्यधिक स्थिर होता है और ऊर्ध्वाधर संवहन की अशांति है, जिससे वाणिज्यिक जेट विमान की उड़ान का आदेश देती है। फिर आता O3 की सांद्रता मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट को कहा जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। कहाँ किया गया था?
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 1987 में। सबसे ठंडा वायुमंडल, सबसे ठंडी जो वायुमंडल है वो मध्य मंडल है, जिसमें उल्कापिंड जल के नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश के परिकीर्णन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो वो आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं, जो भूमध्य रेखा से लगभग में 18 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसी परत पे वायुमंडल गैसों का लगभग 75% हिस्सा है। अधिकांश जलवाष्प और धूल के कण मौजूद होते हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के द्वारा जो छोटी तरंगधारी नीले रंग का रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बादल बनना, बारिश, आंधी, कोहरा, ये सभी गैसें संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटने के साथ तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से गिरता है, जो समान हास्य दर है। फिर आता है सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट के प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है? तो वो कौन सा है? तो वो एल्युमिनियम उद्योग में है। एल्युमिनियम उद्योग में है। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम को धातु का सबसे प्रमुख और प्राथमिक अयस्क और है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने के लिए बॉयर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिना से शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए हॉल रेलॉक प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉलिक अपचय उपयोग किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। इसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। सीमेंट उद्योगों का प्राथमिक कच्चा माल चूना पत्थर है। इस्पात उद्योगों को मुख्य रूप से हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4 जैसे लौह अयस्कों पर निर्भर है। फिर आता है कराजस लौह अयस्क खदान, जो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से कहाँ स्थित है? तो ब्राजील में है। कराजस लौह अयस्क खान कहाँ पर है? कराजस लौह अयस्क खान ये ब्राजील में स्थित है। कराजस खदान उत्तरी ब्राजील के पारा राज्य में स्थित है, जिसका संचालन VASA कंपनी करती है। यह खदान दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में, जिसमें लगभग 7.2 अरब टन का विशाल भंडार है। इस खदान से निकलने वाले लोहे के अयस्क का मात्र 66% हिस्सा विश्व के सबसे शुद्ध लौह भंडार में से एक माना जाता है। कजारस खदान अमेजॉन वर्षा वन के बीच स्थित है, जो पर्यावरण चिंता का एक विषय भी है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है। जो पर कजारस खदान कहाँ पर है? तो ये ब्राजील में पड़ता है। फिर आता है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ का बेलडीला खान उच्च कोटि के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल की संख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से कैसे समझाते हैं? तो समय के साथ जन्म मृत्यु दर के द्वारा सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को किसी भी समय में जन्म के दर और मृत्यु दर में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों से व्याख्या करते हैं। चरण 1, जन्म मृत्यु दरों के बीच में और उससे जनसंख्या स्थिर है कृषि प्रधान साम्राज्य के रूप में। चरण 2 और चरण 3, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में है, जहाँ जन्म दर व वृद्धि गिरावट आ रही है। यह सिद्धांत मूल रूप से 929 में थॉमस रॉबसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। साथी सूची का 246 के तहत है। फिर आता है भारत में लिथियम के सबसे महत्वपूर्ण खनिजों के संरक्षित करने के लिए काबिल का किसे किया गया था? काबिल का गठन कैसे किया गया था? काबिल का गठन किया गया नाल्को, HAL और MECL ने मिलकर काबिल का गठन किया है। काबिल क्या है? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, जिसका गठन 2019 में भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत किया गया था। इसमें 3 सार्वजनिक उपकरणों का संयुक्त उद्यम है। नाल्को का 51% है, HAL का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 30%, MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 19% है। काबिल का मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहन, EV और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विदेशों से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। लिथियम की सबसे हल्की ठोस धातु है, जो अत्यधिक प्रक्रियाशील रिएक्टिव है। विश्व में लिथियम त्रिकोणीय दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में मिला बना है। भारत में हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिनेशन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेट जीरो एमिनेशन का अर्थ होता है, क्या होता है? कार्बन निष्कासन द्वारा उत्सर्जन को संतुलित करना। कार्बन के निष्कासन से उत्सर्जन को शून्य करना होता है। शुद्ध कार्बन
शुद्ध कार्बन उत्सर्जन क्या है इसमें? इसमें क्या है कि आपका कार्बन निष्कासन द्वारा उत्सर्जन को संतुलित कर देना। शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो एमिनेशन, वह कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ होता है कुल उत्सर्जन शून्य करना नहीं बल्कि मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल से कार्बन निष्कासन, कार्बन रिमूवल द्वारा संतुलित करना है। 70 से अधिक देशों ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने पर प्रतिबद्धता जताई है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2021 के ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 में शिखर सम्मेलन में पंचामृत लक्ष्यों के तहत 2070 तक नेट जीरो करने का वादा किया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है जो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में ऐतिहासिक क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किए गए हैं। फिर आता है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद मुख्य ग्रीनहाउस गैसों के व जल वाष्प को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 में नाइट्रस ऑक्साइड N2O में शामिल है। फिर आता है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में तरलता जल से तात्पर्य किस स्थिति से है? अर्थव्यवस्था में जो तरलता का जाल से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जो ब्याज की दर कम करने पर मौद्रिक नीति पे अप्रभावी हो जाती है और लोग निवेश और खर्च करने की बजाय नकदी जमा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में तरलता का जाल, लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड ने प्रस्तुत की थी। यह अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को बहुत कम होती है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था की ब्याज दरें क्या होती है? बहुत कम हो जाती है, उच्च ब्याज दरें बन जाती है और मौद्रिक नीति ब्याज दरों में कमी अप्रभावी हो जाती है। इस स्थिति में लोग अस्फीति की आशंकाओं के भविष्य की अनिश्चितता का ध्यान कारण धन के खर्च और निवेश करने की बजाय नकदी कैश कर पास रखना पसंद करते हैं। ऐसे परिदृश्य में देश में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसा डालने की बजाय मांग और विकास को बढ़ाने में विफल रहता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के बदले ऋण प्रदान करती है। RBI द्वारा शुरू की गई बाह्य बेंचमार्क उधार दर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बाह्य बेंचमार्क उधार दर किससे संबंधित है? रेपो दर या कोई अन्य बाहरी बेंचमार्क पर है। EBRL एक्सटर्नल बेंचमार्क लीडिंग रेट एक ऐसी प्रणाली है जहां बैंक अपनी ऋण दर जैसे आवास और MSME ऋण को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ती है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार बाहरी बेंचमार्क रेपो दर या भारत सरकार के ट्रेजरी बिल गोल्ड या जैसा कोई सूचकांक हो सकता है। EBRL ने बैंकों के बाहरी आंतरिक आयात आधारित विधियों जैसे कि MCRL में मार्जिन लॉ कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट और आधार दर बेस रेट का प्रतिपादित कर दिया था। नगद आरक्षित अनुपात CRR कुल जमा और प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास नगद के रूप में जमा रखना अनिवार्य है। वैधिक तरलता अनुपात SRL बैंकों को वह न्यूनतम आरक्षित संपत्ति सोना, नगद और सरकारी बॉन्ड जिसे स्वयं के पास रखना होता है। फिर आता आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिंटन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, GST निम्नलिखित किस सिद्धांत पे लगाया जाता है? GST लगाया जाता है आपको गंतव्य आधारित कराधान पे। किस पे लगता है? गंतव्य आधारित कराधान पे लगता है। GST वस्तु और सेवा कर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक व्यापक और गंतव्य आधारित का प्रत्यक्ष कर है। गंतव्य आधारित का अर्थ होता है कि कर संग्रह का वस्तु और सेवाओं के उपभोग कॉम्प्लिसेंट्री स्थल पर किया जाता है, न कि अनेक उत्पादन के स्थल पर। भारत में GST के 121 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 से संसद और राज्य विधानसभाओं को GST पे कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 269 का ए के तहत GST परिषद, किसके तहत GST परिषद आता है? 269A के तहत स्थापित किया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। भारत में 4 प्रकार की GST लगता है। CGST मतलब सेंट्रल का GST, SGST मतलब स्टेट GST, UT मतलब आपका जो केंद्र शासित GST, एक IGST मतलब इंटर स्टेट GST लगता है। IGST एकीकृत कर केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 64 देखें। केंद्रीय बजट 25-26 में चर्चाओं के संदर्भ में हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में अप्रैल 24 से मार्च 2025 तक भारत में निर्यात कृषि उत्पादन में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा किए हैं? तो वो चावल का किए हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत में निर्यात किए जाने वाले कृषि से शीर्ष कृषि उत्पाद चावल है। भारत में चावल वर्ष
वित्तीय वर्ष चावल के बासमती और गैस बासमती दोनों किस्मों के निर्यात का मूल्य 20% की वृद्धि के साथ 12.47 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। भारत दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीन के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। चावल को खरीफ के प्रमुख फसल है, जिसके उच्च अनुपात 25 डिग्री के ऊपर और उच्च आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI ने भारत में उड़ीसा राज्य के कटक महानदी के तट पर स्थित है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मेपेडा के भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन है, जिसका मुख्यालय कोची केरल में है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय स्तर पर ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो वो आपका वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है। कौन सा है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है। एक राष्ट्र में एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने अधीन संचालित एक कार्यक्रम है। इस वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा लागू किया जा रहा है। ODOP पूरे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को राज्य के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए PM-FEME योजना चलाई जा रही है। कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को प्रति वर्ष 6,000 प्रत्यक्ष आय सहायता देने के लिए 2019 में PM किसान योजना शुरू की गई है। भारत में जूट और कपड़ा उत्पादन का एकाधिकार क्षेत्र वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या के अनुसार फोन कॉल ट्रैपिंग संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय PUCL बनाम भारत संघ मामले 1996 के फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति का फोन टैप करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? 21 का उल्लंघन है। फिर कहता है न्यायालय के ने माना है कि फोन टैपिंग निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। 2017 के ऐतिहासिक KS पुट्टास्वामी मामले में KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार घोषित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के कुछ मामलों में मनमानी गिरफ्तारी और निरोध प्रिवेटिव डिस्टिलेशन के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 भारत में सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 67 अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो ये डॉक्टर VR अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? VR अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के ऋण जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऋण जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को गठित भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उन्हें काम करने का क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उन्हें कम करने से कानून का उल्लंघन क्या कर? फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के असंगत या उन्हें कम करने पर कानून का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 13। माने कि अगर कोई मौलिक अधिकार है जो असंगत कर रहा है तो वह अनुच्छेद 13 में कहा गया। देखिए क्या बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों को लॉ इंस्ट्रक्शन विद इन डेरोगेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट की घोषणा करता है। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को न्यायिक समीक्षा के वैचारिक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। फिर कहता संविधान का अनुच्छेद 12 जो भाग 3 के मौलिक अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 14 सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्य
क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य को अध्यादेश देता है कि वह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। फिर कहता है भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण करता है। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती व्यवस्था प्रचलित है? तो कहाँ पे पंचायती व्यवस्था विस्तृत है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में आपको पंचायती व्यवस्था नहीं मिलेगी। अरुणाचल में मिलेगा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में आपको नहीं मिलेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 243 एम के तहत, किसके तहत? एम के तहत। याद रखिए इसको, एम से याद रखिए मेघालय और मिजोरम। एम के बाद एन आता है तो नागालैंड भी नहीं होगा। याद करने का तरीका है, यह संविधान या अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है और इस राज्य में एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को विधित करने के लिए कानून पारित किया है। भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। फिर आता है 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया। पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 243 जी के तहत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 70? चुनाव द्वारा राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। आदर्श आचार संहिता भारत में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मानदंडों और नियमों का एक महत्वपूर्ण समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव में पहले अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को व्यवहार और विनियमित और स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करना है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तारीखों के आधिकारिक घोषणा के दिन से संपूर्ण चुनाव के क्षेत्र में लागू होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचक आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना और चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान चुनाव आयुक्त 3 सदस्य संवैधानिक निकाय थे, जिसे एक मुख्य और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। फिर आता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, रेपा 2 1951 में भारत के चुनाव के वास्तविक संचालन, मतगणना और राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। कौन सा है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाग बनने वाला पहला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था? मैंने हम लोग जब तक आज़ाद हो गया उसके बाद ये चारों में से कौन सा क्षेत्र था जो हम लोग का भाग्य बना? वो दादर और नगर हवेली था। कौन सा था? दादर और नगर हवेली था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कानूनी तौर पर भारत संघ में शामिल होने वाला पहला विदेशी नियंत्रण क्षेत्र दादर नगर हवेली था। दादर और नगर हवेली को 1954 में, कब? 1954 में भारत राजस्थानीय राष्ट्रवादियों के द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दादर और नगर हवेली को औपचारिक रूप से भारत का केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से, किसके माध्यम से? ऑपरेशन विजय के माध्यम से सशस्त्र बलों ने गोवा और दमन द्वीप को 450 वर्ष पुराने पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश को भारत के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को चंगोल राजवंश, सिक्किम के चोंगयांग राजवंशों से मुक्त करा के भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72। मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 1760 से 63 में व्यापारिक करों के विवाद के कारण अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया था। ऐसे याद इसको ऐसे कर सकते, मुर्शिदाबाद से एम, मुंगेर में किया, एम कासिम ने किया। कासिम का लास्ट में एम है तो ये 3 एम आना चाहिए। ठीक है, याद करने का तरीका है। बाकी ना कभी कभी ऐसे एक और आता है, एक और उसी तरह एक और बंगाल का, उसमें ना कन्फ्यूजन होता है जब आता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। मीर कासिम मुंगेर का एक आधुनिक शस्त्रागार और तोप बंदूक निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किया ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया जा सके। 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के तीनों संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से हराया। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने वाला
पहला मुस्लिम सेनापति था? कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने ऐतिहासिक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर 1540 में सूरी राजवंश की स्थापना किया और उसने ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का पुनः निर्माण कराया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किसने बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। किसे जानते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा है। वे भारतीय राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारधारा राजनेता और 1917 में ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख प्रतिभागी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने आधुनिक बिहार राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। उन्होंने प्यार से देश रत्न या आजाद शत्रु कहते थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था, जो 1946 से 61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर आता है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। उनके प्रयास से ही 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला जीआई टैग प्राप्त कुलप था? वो था मधुबनी का चित्रकला। पहला किसे हमें जीआई टैग मिला? तो मधुबनी की चित्रकला को मिला था। आइए देखते हैं इसका डिटेल से। बिहार की पहला कलाकृति जिसका उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला वो मधुबनी का चित्रकला था, जो 2007 में से जीआई टैग प्रदान हुआ। मधुबनी चित्रकला का मैथिली आर्ट बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक पारंपरिक लोक कला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके दीवारों और कैनवास में ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है। भारत के किसी भी उत्पाद को दिया जाने वाला सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्राप्त हुआ और ज्ञात हो कि बिहार में भारत के मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त करने में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, सिल्क मुंगेर और करतनी चावल मगध क्षेत्र का मगही पान शामिल है। जीआई टैग भारत के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 के तक वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। विद्यापति दरबारी कवि थे? किसके थे? तो शिव सिंह थे। विद्यापति के दरबारी कवि कौन थे? शिव सिंह थे। विद्यापति के दरबारी कवि कौन थे? तो शिव सिंह थे। विद्यापति 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध और महान मैथिली कवि के संस्कृत लेखक थे। ये मिथिला क्षेत्र के अरावल राजवंश के राजा और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये मिथिला क्षेत्र के अरावल राजवंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति की मधुर और भावपूर्ण मैथिली कविताओं के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक मिथिला कोकिला के भी कहा जाता है। मिथिला के कोयल कहते हैं। विद्यापति की मधुर और भावपूर्ण मैथिली कविताओं के कारण सम्मानपूर्वक उन्हें मैथिल कोकिल या मिथिला का कोयल भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति थी और साहित्यिक रचनाओं के लिए कार्तिलता, कार्तिपालिका, पदावधि, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसंग शामिल है। फिर कहता गुप्त साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के महान नाटककार और कवि कालिदास के समान थे। अमीर खुसरो को तोती हिंद कहा जाता था, जो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है? तो कौन का सा है? तो अनुपम झील नहीं है, बाकी नागी नकटी है और कांवर झील है। 2026 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार के अंतर्राष्ट्रीय कुल 6 रामसर स्थल मौजूद है, जिसमें कौन कौन है? कांवर झील बेगूसराय का, नागी नकटी अभ्यारण्य जमुई का, गोकुल जलाशय बक्सर का, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण का और गोलबीला झील कटिहार का है। अनुपम झील बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित एक खूबसूरत झील है, लेकिन इसे रामसर स्थल का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल कांवर झील 2020 में से दर्जा मिला और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अस्कोबो झील गोकुल झील है ये। फिर आता रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के रामसर स्थल में हस्तांतरित और अंतर्राष्ट्रीय संधि किया। विश्व आर्द्रभूमि स्थल वर्ल्ड वेटलैंड डे की परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण उजागर करने में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, थारू जनजाति मुख्यतः बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। थारू जनजाति दक्षिणी नेपाल के उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रमुख स्वदेशी जाति समूह है। भारतीय तराई क्षेत्र में थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड, खटीमा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और लखीमपुर और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। मध्य नेपाली तराई क्षेत्रों में थारू लोग स्वयं को गौतम बुद्ध का वंशज मानते हैं और मूल रूप से ये शेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। थारू जनजाति एक विशिष्ट और प्रसिद्ध सांस्कृतिक पहचान है कि ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं।
अगला आता है संथाल में भारत में सबसे बड़ी जनजाति में से एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी को अधिसूचित करने का शक्ति प्रदान की है। क्वेश्चन तहत 342 के तहत क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी पर अवस्थित है? तो कौन सा बांध है जो सोन नदी पर, इसमें एक से ज्यादा, चलिए देखते हैं। बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज दोनों जल परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है, इसीलिए 170 होगा। कौन कौन है सोन नदी पर? बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज। आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी जल विद्युत परियोजना है। और इंद्रपुरी बैराज सोन बैराज में बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित 1407 मीटर के विशाल लंबाई के साथ एक विशाल विश्व का चौथा सबसे लंबा बैराज है। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक के पठार से निकलती है और उत्तर में बहते हुए पटना के दानापुर के पास गंगा नदी के दाहिने किनारे में मिलती है। कोकलत को बिहार के नवादा जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राकृतिक ठंडे पानी का जलप्रपात या मानव निर्मित बैराज नहीं है। कोकलत जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राकृतिक ठंडे पानी का जलप्रपात है, या कोई बैराज नहीं। जो कोकलत है वो क्या एक जलप्रपात है, कहाँ पर है? तो ये नवादा जिले में पड़ता है। भारत के सबसे लंबा बांध उड़ीसा राज्य के महानदी में स्थित हीराकुंड बांध है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किसे कुनिक के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? अजातशत्रु को जानते हैं। मगध में हर्यक वंश के प्रतापी शासक अजातशत्रु के प्राचीन इमारत को कुपिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कुपिक के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पुत्र बिंबिसार की हत्या की, इसलिए उसे भारतीय इतिहास का प्रत्यहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्काकार की कूटनीति से शक्तिशाली वज्जी संघ के फूट डालकर उसे पराजित किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर आता वज्जी संघ के खिलाफ इस लंबे युद्ध के अजातशत्रु ने अजातशत्रु ने महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला भारी यंत्र, रथ मुसल, बैंड युक्त विशालकारी रथ जैसे नवीन हथियारों का प्रयोग किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के उपनाम छेनिक, जिन्हें मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता था और ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के पुत्र उदयनीन, जिसे उदयभद्र ने गंगा और सोन नदी के राजनीतिक संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगिरी की ओर स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 80, शेरशाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस किले में बारूद से हुई थी? तो कालिंजर के किले पर हुई थी। कहाँ हुआ था? कालिंजर के किले पर। द्वितीय अफगान संघर्ष साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कालिंजर किले के घेराबंदी के दौरान हुई थी। युद्ध के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय कालिंजर किले में युद्ध के दौरान टकराकर वापस लौटा और तोप के गोले से बारूद के ढेर में फटने से शेरशाह सूरी बुरी तरह झुलस गया था। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की एक अलग थलग चट्टानों की पहाड़ी है, जिसमें स्थित एक अत्यंत रासायनिक, रणनीतिक और अभेद्य किला है। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा बिहार का सासाराम, जो कृत्रिम झील के बीच स्थित है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के घाटी पर स्थित है, जिसे शेरशाह सूरी ने अफगान साम्राज्य के एक सैन्य गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 तथा कलिंजर बिलग्राम का युद्ध 1540 में निर्णायक रूप से पराजित कर शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया के सभी प्रारूपों के नए प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? तो वो आपका अपोलो टायर्स है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अपोलो टायर्स के खेल के सभी प्रारूपों में टीम इंडिया को नया प्रोजेक्ट घोषित किया है। अपोलो टायर्स के ड्रीम इंडिया 11 के स्थान लेगा। यह समझौता 2.5 वर्षों के लिए हुआ मार्च 2028 से। इस समझौता अपोलो टायर्स भारतीय पुरुष और महिला दोनों जर्सी पे होगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में इसका संस्थापक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में है और आईसीसी की स्थापना 1909 में। ये देखो वर्तमान में मुंबई दुबई में स्थित इसका मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है। फिर आता है आपका लद्दाख भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग मुख्य रूप से किस कारण से की गई है? तो किसके कारण से की गई? अपनी मुख्यतः आदिवासी आबादियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख में 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग मुख्य रूप से अपने 97% से आबादी के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख एक विधायिकाहीन केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। यह परिषद संविधान में आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण और स्थानीय शासन और विधायिक कार्यों के वित्तीय शक्तियां प्रदान करती है। वर्तमान में भारतीय संविधान के छठी अनुसूची 244 में केवल 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है लागू। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त करके जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83। भारत ने 2025 के फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत ने महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता। इसके पूर्व भारतीय महिला टीम 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में इंग्लैंड के विश्व कप में हरा चुकी है। भारत हरप्रीत कौर कप्तानी महिला विश्व कप की जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। 2025 में विश्व कप टूर्नामेंट के 13वां संस्करण इसके पहले इसे भारतीय श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में शेफाली वर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच के दीप्ति शर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया, जिसे इंग्लैंड में ही जीता था। फिर आता क्वेश्चन नंबर 84। किस राज्य ने सरकार को लंबित मामलों से निपटने में तेजी लाने के लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए 100 फास्ट कोर्ट एफटीसी बनाने की घोषणा किया? तो किसने किया? तो ये बिहार ने घोषणा किया। बिहार सरकार ने राज्य की अदालतों में लंबित 18 लाख से अधिक मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा किया। यह अदालतों में फैसले के तहत पटना में 8 एफटीसी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4 को खुलेगा की जाएगी। स्थापित के तहत 100 में से 69 कोर्ट आपका शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट के तहत मामलों में त्वरित सुनवाई करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का मुख्य सुझाव भारत के 11वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई थी। भारतीय संविधान में 39A में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें राज्य में समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। कब की गई? 3 फरवरी 1916 को की गई। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हाल ही में उस भारतीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जिसने 10 बार पद की शपथ दिलाने वाले मुख्यमंत्री बनने का गौरव है, तो हमारे नीतीश कुमार सर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भारत के 10 बार के 10 बार शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया। नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न होने के कारण 7 दिन के भीतर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 2025 की विधानसभा में 243 सीटें एनडीए की जीत के बाद वे 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके तहत? 164 के तहत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य होना योग्यता होनी चाहिए। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामिंग का है, जो 24 वर्षों से इस पद पर नाम है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 86। 2005 में घातक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के अंतरिम नेता के रूप में नियुक्त होने वाले नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो सुशीला काकी है। कौन है? तो वो सुशीला काकी है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला काकी को अंतरिम नेता नियुक्त कर नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के भ्रष्टाचार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के त्यागपत्र के देने के परिणाम स्वरूप हुआ था। सुशीला काकी अंतिम नेतृत्व का नेपाल युवा नेतृत्व वाले जनरेशन जेड के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। नेपाल के पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरोमाबो भंडारनायके थे, जिन्होंने 1960 में श्रीलंका के सियोन का नेतृत्व किया था। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ? तो पलाऊ में हुआ। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पलाऊ में आयोजित किया गया। इस विशेष साक्षरता कार्य का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु जागरूकता, समुद्री संरक्षण, अभिनव दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। पलाऊ लगभग 300 द्वीपों का एक ऐसा समूह है जिसकी राजधानी नेगुरुमुद और सबसे बड़ा शहर कोरेकर है। पलाऊ को वर्ष 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त करती है और यह इंडोनेशिया के माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र का एक हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप मौजूद है। प्रशांत महासागर का उचित मरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सतह पर महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 88। पाकिस्तान ने हाल ही में एक रक्षा समझौता किया जिसके तहत देश के हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते में पाकिस्तान के साझेदार कौन है? तो वो सऊदी अरब है।
क्या कहते हैं देखिए, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ एक अभूतपूर्व रक्षा सहयोग समझौता किया जिसमें एक देश पे हमला दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। इस सामरिक समझौते का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य प्रतिरोध मजबूत करना और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाना है। यह समझौता मुख्य रूप से ईरान हुती विद्रोह, इसराइल के उत्पन्न खतरों के विरुद्ध सऊदी अरब की सुरक्षा रक्षा को मजबूत करता है। भारत और सऊदी अरब के बीच 2010 में रियाद घोषणा के तहत रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी गई थी। एक पर हमला सब पे हमला, अटैक ऑन वन इन अटैक ऑन ऑल का सिद्धांत नाटो के अनुच्छेद 5 का मुख्य आधार है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा सऊदी रियाल है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को अफ्रीका को ट्रैप्लोगलेसिया स्लीपिंग सिकनेस से मुक्ति का परिणाम मिला? तो केनिया को मिला, जो स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त हो गया। कौन है? तो वो केनिया है। कौन है? केनिया है। 8 अगस्त 2025 को WHO ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमिया HAT या स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त देश प्रमाणित किया। किसको किया? केनिया को किया। केनिया यह उपलब्धि हासिल करने वाला रवांडा के बाद अफ्रीका का दूसरा और वैश्विक स्तर पर 10वां नेता, और पहला कौन था? रवांडा था। अभी कौन हो गया? केनिया हो गया। 10वां देश बन गया। रोग तेमसे मधुमक्खी टेस्टे फ्लाई काटने से ट्रिप्सोमा परजीवी के संक्रमण के कारण फैलता है। फिर आता है केनिया में 2018 में गिनी वार्म रोग खात्मे के बाद यह दूसरा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिसे समाप्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इससे प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, जुलाई 2025 में एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राजनीतिक दल की शुरुआत की। पार्टी का नाम क्या है? तो अमेरिका पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? अमेरिका पार्टी है। जुलाई 2025 में एलन मस्क ने एक्स ने पूर्व का ट्विटर के माध्यम से अमेरिका में अमेरिका पार्टी नामक एक नए राजनीतिक संगठन शुरू किया है। इस पार्टी का उद्देश्य अमेरिकी राजनीति में हावी दो दलीय प्रणाली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को चुनौती देना है। मस्क का यह पार्टी 2026 के मध्यावधि चुनाव में चुनिंदा सीनेट हाउस और के चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, इसीलिए संवैधानिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य है। फिर आता अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के व्यक्ति को जन्मजात अमेरिकी नागरिक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना अनिवार्य है। अमेरिकी कांग्रेस एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें उच्च सदन सीनेट में 100 सीटें, निचला सदन पर प्रतिनिधि सभा में 435 सीटें शामिल हैं। फिर आता है आपका विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 का 12वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में किया गया। 12वां विश्व शिखर सम्मेलन ग्लोबल गवर्नमेंट समिट WGS 11 से 13 फरवरी 2025 के बीच संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में आयोजित किया गया। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय टर्म्स है जो भविष्य की सरकारों के आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। WGS का स्थापना 2013 में महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मथुआ के द्वारा दी गई। यह सम्मेलन AI के जलवायु लचीलापन और भविष्य के शासन के मॉडल पर चर्चा के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों के मध्य प्रदान करेगी। UAE के साथ अमीरातों का एक महासंघ है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। 2023 का संयुक्त राष्ट्र परिषद जलवायु सम्मेलन COP28 दुबई में ही आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अनुसार लैंगिक समानता भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 131वां है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर रखा है। भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर 64.1 है जो 2024 में 128वें स्थान से 3 स्थान गिरावट दर्शाता है। रैंकिंग में इस गिरावट का मुख्य कारण है संसद में महिलाओं का प्रतिनिधि 14.7 से घटकर 13.8 हो गया है। वैश्विक स्तर पर इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर, जिसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। फिर आता है आपका दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश के सबसे उचित स्थान 24वें स्थान पर है। फिर आता आपका विश्व आर्थिक मंच ने मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कारगेनी स्थित है। इसका वार्षिक शीतकालीन बैठक दाओस में आयोजित किया जाता है। फिर आता है 93 नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो दुबई में किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुबई का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय RO और उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की घोषणा की। इसकी आधिकारिक घोषणा भारत के केंद्र शासित केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा दिवस के अवसर पर दुबई में आयोजित भारतीय वाणिज्य दूतावास से किया। वर्तमान में दुबई में CBSE के संबंध में 109 विश्वविद्यालय कार्यरत है। यह केंद्र में 2026 से भारत के बाहर वैश्विक स्तर पर से राकेट पाठ्यक्रम शुरू करने वाला CBSE योजना का हिस्सा है। भारत में का शिक्षा मंत्रालय के
अंतर्गत सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। अब आता क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान सुधार आयोग ने हाल ही में राज्यों के सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद को हटाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये बांग्लादेश ने दिया है। किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने दिया है। जनवरी 2025 में प्रोफेसर अली सिराज के नेतृत्व में बांग्लादेश के संविधान के ऊपर से संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद को हटाने के विवादित प्रस्ताव रखा। आयोग ने 1971 में 4 मूल संस्थापक सिद्धांतों में से केवल एक, लोकतंत्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने 5 राज्य सिद्धांतों के प्रस्ताव किया। समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र है। आयोग ने बांग्लादेश को द्विसदनीय सदन, बाय पार्लियामेंट और संविधान, प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल की सीमा लागू करने का सुझाव दिया। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को 2011 में 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहाल किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 को बुरखे पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वे स्विट्जरलैंड ने लगा दिया। बुरखे पर प्रतिबंध लगा दिया कि इसके तहत इसके 2011 में फ्रांस ने स्थानों पर इस्लामिक बुरखे का प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और इसकी मुद्रा स्विस है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जनवरी 2026 में कब प्रारंभ हुई थी? तो 16 जनवरी 2026 को। कब हुई थी? 16 जनवरी 2026 को। बिहार में मुख्यमंत्री राज्यव्यापी जनसंपर्क समृद्धि यात्रा 16 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से प्रारंभ की गई। यह यात्रा राजनीतिक रूप से बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण में शुरू होना निर्धारित है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। महात्मा गांधी ने भारत का पहला सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में इसी चंपारण की धरती पे इंडिगो किसान के लिए किया था। बिहार में वर्तमान में 38 जिले और 9 मंडल है। कब हुआ था? 16 जनवरी से करा था। संतान हालिया खबरों के अनुसार बिहार सरकार के नए भूकंप वेधशाला की स्थापना के लिए निगरानी को मजबूत करने की योजना बना रही। बिहार के कितने नए वेधशाला स्टेशन प्रस्तावित है? तो 6। बिहार सरकार के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के सहयोग से राज्य में भर में 6 नई भूकंप वेधशालाओं के प्रस्तावित करने का प्रस्ताव कर चुकी है। यह 6 वेधशाला स्टेशन पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद और रोहतास जिले में स्थापित होगा। कितने वेधशाला? 6 को। कहाँ कहाँ? पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद और रोहतास जिले में होगा। भूकंपी तरंगों को मापने का रिकॉर्ड करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप का परिणाम और ऊर्जा को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से भारत का बिहार राज्य उच्च जोखिम वाले भूकंप जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है। भूकंप के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन। ISFR 2023 के अनुसार ISFR 2021 की तुलना में बिहार में वन क्षेत्र में लगभग कितनी की वृद्धि हुआ है? तो वो हुआ है आपका 151.66 वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ? 151.66 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 की रिपोर्ट के बिहार में 7,380 वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार बिहार का वन क्षेत्र कितना हो गया? तो 7,552.45 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अंततः दोनों वर्षों के बीच बिहार के वन आवरण में शुद्ध वृद्धि 151.66 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रतिवर्ष 2 वर्षों की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण FCI देहरादून द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में केंद्र और भारत में सबसे अधिक वनों का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। फिर आता कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन आवरण मिजोरम में है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का संबंध निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर से है? तो कहाँ से है? तो ये आपका 1 और 2 दोनों। क्या लिखा है? बिहार सरकार की खेलों की प्रतिभाओं की खोज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता 60 लाख छात्रों के भाग लेना है। इसमें औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के मशाल प्रज्वलित करके किया। इसमें केवल सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के भाग भी लेंगे। ठीक है, इसमें उद्देश्य 2028 नहीं बल्कि 2032 और 36 के ओलंपिक के लिए है। 100वां और आखिरी क्वेश्चन। बजट 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष में राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? तो 8,831 करोड़ रुपए। सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% कितना है? 8,831 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 के अनुसार राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस 8,831 करोड़ रुपए, जो GDP का 0.8% है। वित्त वर्ष में बिहार के अनुमानित कुल राजस्व
2,34,185 करोड़ रुपए, जो वित्त वर्ष के अनुमानित कुल राजस्व का 2,25,354 करोड़ रुपए है। राजधिशेष की स्थिति में उत्पन्न होती है जब सरकार कुल राजस्व प्राप्ति के लिए कुल राजस्व पेंशन देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार अपना वार्षिक वित्तीय विवरण देती है। और आप बिहार बजट इस तरह से, चलिए इस तरह करके हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है।